न सपनों की ये दुनिया है, न ख्वाबों का आसमान। अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहान। रूह बेचकर हर बात होती है यहाँ इशारों में। जिस्मों को खरीदा जाता है मात्र चंद हजारों में। किससे शिकवा करे, किससे करे गिला, कुछ अजीब है इन गलियों के निशान। रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं जहां इश्तिहारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। आइए देखते हैं एक गांव की पाठशाला में क्या होता है। नमस्ते बच्चों। गोपाल। उपस्थित मैडम जी। पूजा। पूजा। उपस्थित मैडम जी। रोशनी। रोशनी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ रोशनी वर्ग में नहीं आ रही। वो तो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती। काजल भी तो नहीं आ रही है। कविता। जी मैडम जी। कविता बेटा, तुम्हें पता है रोशनी और काजल क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अंकिता मैडम अपने साथ काम करने वाली हेमाली मैडम को अब कॉल करती है। हेलो हेमाली, कैसी हो? हाँ अंकिता, मैं ठीक हूँ। बताइए आपने फोन कैसे किया? पाठशाला में वक्त ही नहीं मिला तुमसे बात करने का, तो सोचा तुमसे अभी बात कर लूं। तुम्हें पता है वो 8वीं कक्षा की रोशनी और काजल, वो बहुत दिनों से पाठशाला में नहीं आ रही है, तो मुझे चिंता हो रही है। हाँ, वो दोनों तो कभी अनुपस्थित नहीं रहती। मुझे लगता है हमें उनके घर जाकर एक बार देख के आना चाहिए कि क्या हुआ। चिंता से अंकिता मैडम रोशनी के घर जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती? आइए। नमस्ते मैडम जी, बैठिए ना। नमस्ते, मैं रोशनी की शिक्षिका। कुछ दिनों से रोशनी पाठशाला नहीं आ रही है। क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब है क्या? कहाँ है वो? दिख भी नहीं रही है। जी वो अपनी मासी के घर गई है। क्या हुआ? सच सच बताइए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो ऐसे हुआ कि मेरे पड़ोस की कामिनी भाभी आई थी। वो बता रही थी कि शहर में एक मैडम जी है जो लड़कियों को पढ़ाती है, काम सिखाती है और अच्छा खाना भी देती है। यहाँ तो हमारा एक वक्त का खाना भी मुश्किल है, इसलिए रोशनी के अच्छे के लिए मैंने उसे शहर भेज दिया। अंकिता हेमाली को सारी खबर देती है। मुझे काजल की माँ ने भी वही बताया और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इसीलिए फिर मैंने काजल और रोशनी की सहेली कविता से पूछताछ की और फिर मुझे पता चला कि कामिनी चाची हम तीनों को शहर लेके जाने वाली थी, पर उनकी सहेली ने कहा कि सिर्फ 2 लड़कियां चाहिए। फिर कामिनी चाची मुझे पास के एक गांव में लेकर गई, एक डॉक्टर के पास। आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, पर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में जख्म और पट्टियां थी। कामिनी चाची ने मुझे धमकी दिया कि मैं अगर ये बात किसी को बताऊंगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद वो मुझे घर छोड़ गई और माँ को बताया कि शहर के स्कूल में जगह नहीं है, और मैं भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये मामला बहुत गंभीर लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मेरी एक दोस्त है मुंबई में जो एक NGO में काम करती है। वो हमारी इस चीज़ में मदद कर सकती है। एक काम करती हूँ, मैं उसको पहले फ़ोन कर लेती हूँ और उसको पूछती हूँ। हेलो अंजलि, कैसी हो? अच्छी हूँ। बड़े दिनों बाद फोन किया, जरूर कुछ काम होगा। हाँ, एक्चुअली काम तो है। मेरी जिस गांव में पोस्टिंग हुई है वहाँ पर एक बहुत गंभीर घटना हुई है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। बताओ हेमाली, क्या हुआ? हाँ,
मैं समझ गई हिमाली, तुम जल्द से जल्द उन बच्चियों की तस्वीरें और जानकारी मुझे भेज दो। हमें जल्द ही जल्द मामला की तह तक पहुंचना होगा। तुरंत ही अंजलि एंटी ट्रैफिकिंग सेल की ऑफिसर प्रेरणा जी को कॉल करती है। नमस्ते अंजलि जी, कहिए कैसे याद किया? नमस्ते प्रेरणा जी। अंजलि ने प्रेरणा जी को सब कुछ बता दिया। अंजलि जी, आप मुझे तुरंत इन लड़कियों की नाम, तस्वीरें और सारी जानकारी भेज दीजिए, क्योंकि इन मामलों में अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो इन लड़कियों का मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ मीनल, मैं अभी तुम्हें 2 लड़कियों की तस्वीरें और केस की पूरी जानकारी भेज रही हूँ। उस केस के अंदर सस्पेक्ट का नाम भी है। अब तुरंत उस गांव के लोकल पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराइए और जिला एसपी ऑफिस से सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकलवाइए। ओके, ठीक आहे। पाटील, डीसीपी क्राईम ब्रांचला फोन लावा, आपल्याला त्यांची मुंबईत इथे तात्काळ मदत लागणार आहे। बता क्या किया उन लड़कियों का? बोला ना मैं कोई लड़कियों को नहीं जानती। तू ऐसे नहीं मानेगी, पता जल्दी से। मैडम जी, इज्जत से। इज्जत की बात कौन कर रहा है देख लो। अरे बोला ना नहीं जानती तो नहीं जानती। बता जल्दी से। अरे छोड़ो मुझे, तभी तो बताऊंगी। छोड़ो। ठीक है, बता अभी। बाबूलाल, डायरी ले क्या? स्टेटमेंट लेती उसका। चल बता क्या किया उन लड़कियों का? एक माया नाम की लड़की है जो मुझे शहर से कॉल करती है और वो मुझे बताती है कितनी डिमांड है और कब तक डिलीवरी करनी है। उस हिसाब से मैं लड़कियों का बंदोबस्त कर देती हूँ। मुझे एक लड़की के पीछे 5,000 रुपया मिलता है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। वो लोग उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं कुछ नहीं जानती। चल वो माया का नंबर दे। ये लो, माया नाम की तितली को तो हम पकड़ लेंगे, तू सड़ना जेल में। माया ने पुलिस की पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके गुनाह से जुड़ी हर कड़ी की जानकारी उसने पुलिस को दे दी। उन लड़कियों का उसने क्या किया, किसके हवाले किया, ये सब कुछ उसने बता दिया। रोशनी बच्चों से भीख मंगवाने वाले एक गुट के हाथ लग चुकी थी। मुंबई पुलिस को वो एक सिग्नल के आगे भीख मांगती हुई पाई गई। दूसरी ओर काजल एक बड़े से घर के नौकरों वाले काम करते हुए पाई गई। मुंबई पुलिस ने तुरंत दोनों बच्चियों को अपनी हिरासत में लिया, उन्हें खाना पीना दिया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर उन्हें अपने घर, अपने गांव भेज दिया। अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर दोनों बच्चियां बेहद खुश थी। उनके माँ बाप के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपनी बच्चियों को सही सलामत पाकर बेहद खुश थे। लेकिन काजल अपना एक गुर्दा यानी किडनी खो चुकी थी। लेकिन इन शिक्षिकाओं के सतर्कता की वजह से और होशियारी की वजह से गांव में आगे कोई हादसा नहीं हुआ और सारी बच्चियां वापस अपने घर सुरक्षित पहुंच चुकी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, कहने को तो ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज का एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण, देह व्यापार और मजदूरी, ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ही जाती है और इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग्स और मर्डर के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अत्यधिक गरीबी, शिक्षा की कमी, सरकारी नीतियों का ठीक से ना लागू होना ही बच्चों को मानव तस्करी की शिकार बनने का सबसे बड़ी वजह है। इस कड़ी में लोकल एजेंट्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एजेंट्स गांव के बेहद गरीब परिवारों को बहला फुसला कर उनको बड़े सपने दिखाकर आदि तरीकों से झांसा देते हैं। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गुमशुदा होता है। 76% केसेस में लड़कियां और महिलाएं ट्रैफिकिंग के निशाने पर हैं।
लड़कों को मजदूरी और शारीरिक शोषण के लिए अपहरण किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार हर साल लगभग 40,000 बच्चों का अपहरण होता है और उनमें से लगभग 11,000 बच्चे कभी नहीं मिलते। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की ओर से जारी ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत पिछले साल की तरह इस बार भी टियर 2 श्रेणी में रखा है, क्योंकि हमारी सरकार इस बुराई को मिटाने के लिए कोशिश तो कर रही है मगर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो। आज भी भारत देश वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नक्शे पर एक अहम स्थान पर बना हुआ है, पर हमारी भारत सरकार आज भी प्रयास कर रही है। मानवीय तस्करी को रोकने के साथ साथ पीड़ितों के बचाव व पुनर्वसन के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। मजदूरी तथा चाइल्ड लेबर के लिए अलग कानून और सजा का प्रावधान है। पिछले 5 सालों में करीबन 45,000 गिरफ्तारियां हुई है और करीबन 11,000 लोगों को दोषी करार पाया गया है। वैसे तो मानवीय तस्करी का शिकार हमारा पूरा देश है, लेकिन कई राज्यों में अधिकतम केसेस पाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन ये सब को रोकने के लिए सिर्फ हमारा सरकार का सक्रिय होना ज़रूरी नहीं है, हम आम नागरिक को भी सदैव सतर्क और होशियार रहना चाहिए। जब भी कभी हमें कोई गतिविधियों पे संदेह होता है तो तुरंत हमें पुलिस या गैर सरकारी संस्था NGOs की मदद लेनी चाहिए और ये सब करने के बाद ही हम हमारे भारत देश के आने वाले बच्चों को एक सुरक्षित और सही मायनों में आज़ाद भारत दे सकते हैं। जय हिंद। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद